हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आदित्य L1 के बारे में बात करेंगे। अभी चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद इसरो ने एक बार फिर से एक नया मिशन लॉन्च किया है, जो है आदित्य L1, जो कि सूरज को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार हम आदित्य L1 की लॉन्चिंग को देख लेते हैं, जो कि एक सफल लॉन्चिंग रही है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PT tracking. Plus 10 Magnificent seconds. liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV-C 57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के Plus तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead. तो हमने देखा कि लिफ्ट ऑफ बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है और ये मिशन अब निकल चुका है सूरज को स्टडी करने के लिए। तो जैसे कि नाम से पता है, मिशन का नाम है आदित्य L1। आदित्य का मतलब होता है सूरज यानी सन, और L1 क्या है आखिरकार, इस मिशन में L1 क्या है, ये L1 जो जोड़ा गया है L1 आखिरकार है क्या। तो सोलर सिस्टम में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि जो अर्थ या सन या इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में हो जाता है। मतलब दोनों जो है काउंटर बैलेंस कर देते हैं एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा या कोई भी मिशन जो इन पॉइंट पे जाएगा वो लंबे समय तक वहाँ पर रह पाएगा। जैसे कि इस पिक्चर में हमें L1, L2, L3, L4, L5 दिख रहे हैं कि ये लैग्रांज पॉइंट हैं। तो इनका क्या बेनिफिट रहेगा, एक तो L1 जो है अर्थ और सन के बीच में है, बिल्कुल यहाँ पे अगर हमारा आदित्य L1 रहेगा तो बिल्कुल सूरज को हमेशा देख पाएगा, कंटिन्यूसली देख पाएगा। और इस पॉइंट का एक और बेनिफिट क्या है कि कोई भी जो सोलर इक्लिप्स होगा यानी सूर्य ग्रहण का भी ऑब्जर्वेटरी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, और ना तो इसको सूरज अपनी तरफ खींचेगा और ना ही अर्थ अपनी तरफ खींचेगा ग्रेविटी की वजह से। ये बिल्कुल काउंटर बैलेंस करेंगे एक दूसरे की ग्रेविटी को, और यहाँ पर मिशन लंबे समय तक रह सकता है। और इन्हीं पॉइंट को इसी वजह से पार्किंग पॉइंट भी बोल देते हैं हम। L1, L2, L3, L4, L5 जो लैग्रांज पॉइंट है इनको हम पार्किंग पॉइंट भी बोलते हैं, कि कोई जो भी मिशन है यहाँ पर खड़े कर दिए लंबे समय तक, यानी एक तरीके से मिशन को पार्क कर दिया यहाँ। रिसेंटली नासा ने जो अपना जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भेजा था, जो डीप स्पेस की स्टडी करने के लिए भेजा था, वो उन्होंने L2 पे भेजा था, L2 पॉइंट पे। उनका मिशन अभी भी L2 पॉइंट पे है जो डीप स्पेस की स्टडी कर रहा है। और अगर हम बात L3 की करें तो ये काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो इस पे ज़्यादा कोई भी काम नहीं किया गया है, ना भी कोई इस पर कोई ऑब्जेक्ट भेजा गया, ना ही कुछ, ना ही इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है। और सेम विद L4 और L5, इनके बारे में भी ज़्यादा अभी साइंटिफिक कम्युनिटी में नॉलेज नहीं है, और ना ही इन पे कोई मिशन भेजे गए हैं। और ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा अर्थ और सन से दूर भी बहुत ज़्यादा हैं। लैग्रांज पॉइंट आखिरकार है क्या, तो लैग्रांज पॉइंट वही पोजीशन है स्पेस में जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट भेजा गया है वो वहाँ पर लंबे समय तक रह सकता है। उसका रीज़न वही है कि ग्रेविटी की जो ग्रेविटी है दोनों की, अर्थ और सन की, वो काउंटर बैलेंस हो जाती है इन पॉइंट पे, और इसी वजह से स्पेसक्राफ्ट का जो फ्यूल कंजम्पशन है वो भी घटता है और उस पोजीशन पे वो लंबे समय तक रह सकता है। लैग्रांज पॉइंट को इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जोसेफ लुइस लैग्रांज, उन्हीं के ऑनर में इन पॉइंट्स का नाम लैग्रांज पॉइंट रखा गया है। बेसिकली 5 पॉइंट हैं, L1, L2, L3, L4, L5, जिसमें से 3 अनस्टेबल हैं, L1, L2, L3, और L4 और L5 जो हैं वो स्टेबल पॉइंट्स हैं। अब आदित्य L1 की ट्रेजेक्ट्री के बारे में बात करते हैं कि ये कैसे जाएगा। तो जैसे ये हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो अर्थ के चारों तरफ ये जो सर्कल से बने हुए हैं, पहले ग्रीन, फिर वॉयलेट, फिर पिंक, फिर ये ब्लू, ये बेसिकली क्या है कि ये पहले अर्थ की ऑर्बिट करेगा। और इसरो क्या करेगा, ऑर्बिटल मनूवर करेगा, कि पहले मतलब अर्थ के चारों तरफ घूमता रहेगा। उससे क्या होगा, इसकी और वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे घूमता रहेगा चारों तरफ। और जब ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को अचीव कर लेगा, उसके बाद ये अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल के ट्रांस लैग्रांजियन ऑर्बिट में इसरो इसको प्लेस कर देगा, और ये L1 पॉइंट पे ऑर्बिट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ग्रीन और रेड कलर में जो दिख रहा है ऑर्बिट L1 का, फिर यहाँ पे पहुँच जाएगा। अर्थ के
ऑर्बिट में इसको 16 डेज लगेंगे ऑर्बिट करने में, और उसके बाद यहाँ से वहाँ तक जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी बेसिकली 15 लाख किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, इसको क्रूज फेज भी कहते हैं। और इसको ट्रैवल करने में लगभग 110 दिन लगेंगे, यानी बेसिकली 4 to 5 मंथ लगेंगे आदित्य L1 को L1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए। अब बात करते हैं आदित्य L1 में पेलोड्स के बारे में। तो आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड लेके गया है, जिनके नाम क्या हैं? विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, ये कोरोना के बारे में स्टडी करेगा सन के। सेकंड है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। थर्ड है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। और एक पेलोड है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। एक पापा पेलोड है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, जो प्लाज्मा को एनालाइज करेगा सूर्य के। और जो लास्ट पेलोड है वो है एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। ये काफ़ी टेक्निकल पेलोड हैं, तो ये मतलब 7 पेलोड हैं आदित्य L1 में। अब जो आदित्य L1 गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहला तो मिशन लाइफ इसकी 5 ईयर्स की रहेगी, ठीक है। तो 5 ईयर की इसकी मिशन लाइफ है। अब ये हमें हेल्प करेगा कुछ जो प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती हैं, जो साइंटिफिक कम्युनिटी जो प्रॉब्लम फेस करती है उसको डील करने में, उसको एड्रेस करने में हेल्प करेगा। पहली क्या है कि कोरोनल हीटिंग, जो मतलब जो कोरोना है सन का, मतलब जो आउटर सरफेस है सन की, उसे कोरोना बोलते हैं, उसकी हीटिंग की क्या प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करने में हमें मदद करेगा। कोरोनल मास इंजेक्शन की स्टडी करने में मदद करेगा। और जो सोलर फ्लेयर हैं, प्री फ्लेयर एंड फ्लेयर एक्टिविटीज़, इनको बढ़िया से अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा। स्पेस वेदर को बढ़िया से समझने में, उसको एनालाइज करने में, क्या उसके कॉन्सिक्वेंस हैं उसको स्टडी करने में मदद करेगा। और जो पार्टिकल का प्रोपोगेशन है और उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है, किस तरीके से पार्टिकल मूव करते हैं, क्या उनका मैग्नेटिक फील्ड है, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है स्पेस पे और अर्थ पे, उनको स्टडी करने में हेल्प करेगा आदित्य L1। अब आदित्य L1 के बारे में तो हमने जान लिया, अब हम आदित्य यानी सन के बारे में जान लेते हैं। इस पिक्चर में हम जो येलो इस पोर्शन में देख पा रहे हैं वो सन का अंदर का पार्ट है। जो कोर है वो बिल्कुल सन का बिल्कुल कोर यानी बिल्कुल इंटरनल पार्ट है सन का। रेडिएटिव जोन उसके थोड़ा सा आउटर पार्ट और कन्वेक्शन जोन सन का आउटर पार्ट हो गया। और इसमें हम फोटोस्फेयर, सन स्पॉट्स, सोलर फ्लेयर्स, क्रोमोस्फेयर, कोरोनल होल और कोरोना को देख पा रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, सन का ओवरव्यू है। इस पिक्चर में हम सन के ओवरव्यू ले पा रहे हैं इस पिक्चर के थ्रू। अब ओवरव्यू के बाद सन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स जो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अभी तक जैसे हमारा चंद्रयान गया था वो 40 डेज में पहुंच गया था बेसिकली। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा और अर्थ का डिस्टेंस है, मून और अर्थ का डिस्टेंस है, वो 384 किलोमीटर है। बट जो सन और अर्थ के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर है। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर का है। तो इसी वजह से इतना टाइम लगेगा मिशन को सिर्फ L1 पर, यानी हम तो सिर्फ 15 लाख किलोमीटर, L1 जो पॉइंट है वो अर्थ से 15 लाख किलोमीटर है, उसको डिस्टेंस को कवर करने में भी 125 डेज़ का अप्रॉक्स टाइम लगेगा। क्योंकि और वो जबकि सन के डिस्टेंस का अर्थ से केवल 1% ट्रैवल करेगा आदित्य L1, केवल 1% है इस पूरे डिस्टेंस का, क्योंकि जो अर्थ से सन का डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। अब टेम्परेचर जो है फोटोस्फेयर पे, जो सन के फोटोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। और जो सेंटर पे यानी जो कोर में टेम्परेचर है वो है 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस। अब इमेजिन करिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। हम जब गर्मियों में फील करते हैं जब टेम्परेचर 45 to 50 होता है, जब हम इतने दूर बैठे हैं 15 करोड़ किलोमीटर, तो कितना हीट फील करते हैं। तो वहाँ पे जो कोर पे जो टेम्परेचर है 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस, मतलब इमेजिन करिए कितना ज़्यादा है। और जो सन स्पॉट्स का जो टेम्परेचर है वो भी 1500 डिग्री सेल्सियस है। ये थोड़े से मतलब रिलेटिवली कूलर है इसके कंपैरिजन में, फोटोस्फेयर और सेंटर के कंपैरिजन में बात करें। अगर हम बात कंपोजिशन की करें कि मतलब सन का कंपोजिशन क्या है, तो बेसिकली गैसेज ही हैं। इसमें मेजॉरिटी हाइड्रोजन है 71%, हीलियम है 26.5% और अदर गैसेज हैं 2.5%। जो एज बताई जाती है सन की वो 5 बिलियन ईयर्स बताई जाती है अप्रॉक्स।
और सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 18 सेकंड लगता है। तो ये बेसिकली सन से जुड़े हुए कुछ बेसिक से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, इसका मतलब आपको एक तो वीडियो अच्छा लगा और आपके अंदर क्यूरियोसिटी भी है चीज़ों को डिटेल से समझने के लिए। तो चलिए हम आगे और सन के बारे में जानते हैं। तो जो अभी तक हम जिक्र कर रहे थे, जैसे टेम्परेचर फोटोस्फेयर का 6000 डिग्री सेल्सियस, बट आखिरकार फोटोस्फेयर है क्या? तो फोटोस्फेयर जो है वो पार्ट है सन का जो कि हम देख सकते हैं, यानी द पार्ट ऑफ सन विच कैन बी सीन, जो हम डेली देखते हैं वो पार्ट सन का, उसे बोलते हैं फोटोस्फेयर। अब कोरोना क्या है? ये कोविड वाला कोरोना नहीं, ये सन का एक पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट सन का, जो कि केवल और केवल सूर्य ग्रहण के टाइम यानी सोलर इक्लिप्स के टाइम ही हमें दिखता है, उसे बोलते हैं हम कोरोना। अब सोलर फ्लेयर यानी जो सन स्ट्रोम्स आते हैं सोलर फ्लेयर, उन्हें वो क्या चीज़ है? तो ये जो है ये हॉट एटम्स का स्टॉर्म है जो फोटोस्फेयर से निकलते हैं सन की ग्रेविटी को ओवर पावर करके, ओवरकम करने के बाद सन की ग्रेविटी को जो स्टॉर्म्स निकलते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं सोलर फ्लेयर। आई एम श्योर आपने ये जो ग्रीन पिक्चर है ये कई बार इंटरनेट पे देखा होगा, जो नॉर्दर्न लाइट इसको बोलते हैं। तो आखिरकार ये है क्या? तो ये वही जो सोलर फ्लेयर जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब ये एयर और डस्ट पार्टिकल्स से कोलाइड करते हैं, उसी के बाद ये कलरफुल इफेक्ट इमर्ज होता है। यानी बेसिकली कुछ और नहीं, सोलर फ्लेयर ही हैं। और जब ये नॉर्दर्न पोल रीजन में ये ऑब्जर्व करे जाते हैं, उस टाइम इनको ऑरोरा बोरियलिस बोलते हैं, और सदर्न पोल पे जब इनको ऑब्जर्व करते हैं उस टाइम इनको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। यानी बेसिकली नॉर्दर्न लाइट और सदर्न लाइट से भी जाने जाते हैं ये जो लाइटिंग सीन है। और ये बेसिकली आपको नॉर्दर्न पोल में, यानी ऊपर स्वीडन के आसपास, थोड़ा स्वीडन से ऊपर जाएंगे आर्कटिक के आसपास, तो वहाँ ऑब्जर्व करने को मिलेगा। और नीचे साउथ पोल पे ये चीज़ें जो बहुत ही अच्छा लाइट है, यानी बहुत ही अच्छा जो स्पेक्टेकुलर कलरफुल इफेक्ट है, वो देखने को मिलता है इन पॉइंट्स पे। अब सन स्पॉट क्या है? ये वो रीजन है जहाँ से इन सोलर फ्लेयर का ओरिजिनेशन होता है। ये जो कुछ डार्क स्पॉट हैं सन पे, उन्हीं को हम सन स्पॉट्स बोलते हैं। और ये जो पॉइंट है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है 1500 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि रिलेटिवली कूलर है सन के और टेम्परेचर। और जगह अगर हम सन के और जगह के टेम्परेचर के बारे में कंपेयर करें तो उससे काफ़ी रिलेटिवली कूलर है। अब सन स्पॉट साइकिल क्या है? तो सन स्पॉट साइकिल वो है जब सन स्पॉट जो है मैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं? ये हैम्पर भी कर सकते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन पे अर्थ के। यानी ये जो सन स्पॉट्स हैं ये बेसिकली अर्थ के कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और ये जो सन स्पॉट्स हैं ये बेसिकली 11 साल के बाद पीरियोडिक इंटरवल पे ये दोबारा से अकर होते हैं। ये इट अपीयर्स और डिसअपीयर आफ्टर एवरी 11 ईयर, यानी हर 11 साल के बाद आते हैं और चले जाते हैं। अपीयर और डिसअपीयर हर 11 साल बाद। तो इन्हीं के जो 11 ईयर की जो पीरियड है, इसी साइकिल को हम सन स्पॉट साइकिल बोलते हैं। तो ये बेसिकली सन का पूरा ओवरव्यू था और जो मिशन गया है हमारा आदित्य L1, और ये इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी करेगा। बट ऐसा भी नहीं है कि जो आदित्य L1 है कि हमारा पहला ही मिशन है। इससे पहले भी नासा जो है पार्कर प्रोब 2018 में भेज चुका है सन को स्टडी करने के लिए। और भी कंट्रीज़ अपने मिशंस को भेज चुके हैं, जापान, यूरोप, चाइना वगैरह के भी ऑब्जर्वेटरी गए हैं सन को स्टडी करने के लिए। तो इसरो के इस मिशन से इंडिया उन चुनिंदा कंट्रियों में समा गया जहां पर जिन्होंने सोलर मिशन भेजे हुए हैं, जो सोलर ऑब्जर्वेटरी उन्होंने भेजी हैं, उन चुनिंदा कंट्रियों में इसरो ने इंडिया को शामिल कर दिया है। अब इंडिया जो है हम कह सकते हैं एलीट सोलर क्लब में भी एंटर कर चुका है और कहीं ना कहीं एक मेजर स्पेस पावर के रूप में इंडिया भी इस्टेब्लिश हो चुका है। तो इसीलिए हम इसरो को थैंक यू भी कहते हैं कि इंडिया को एक मेजर स्पेस पावर बनाने के लिए थैंक यू इसरो। आज के वीडियो को भी रखते हैं यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।